हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंजीनियर साहिल का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोसेस कोऑर्डिनेशन के बारे में। और प्रोसेस कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। जो प्रोसेस होती है ना, वो दो मोड में रन होती है। पहला है सीरियल प्रोसेस मोड और दूसरा होता है पैरेलल मोड के अंदर। जो सीरियल मोड होता है उसमें क्या होता है, जो प्रोसेस होती है, जैसे मल्टीपल प्रोसेस हमारे पास में है, फॉर एग्जाम्पल P1 है, P2 है, P3 है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो प्रोसेस है एक एक करके एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। जब P1 प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा, P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। जब P2 प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा, P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें क्या होगा कि जब तक दूसरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, मतलब दूसरी प्रोसेस कभी स्टार्ट नहीं होगी, जब तक कि जो पहली प्रोसेस है ना वो टर्मिनेट नहीं हो जाती या फिर वो फुली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो इस तरह की जो सीरियल जो प्रोसेस होती है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि जो प्रोसेस का रन होना है ना दूसरी प्रोसेस के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता। लेकिन ये जो पैरेलल प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, इसमें पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस का। कि जो बहुत सारी जो प्रोसेस है ना, जैसे कि P1 है, P2 है, P3 है ना, ये क्या होती है प्रोसेस आपस में, क्या ये कैसी होती है, ये साइमल्टेनियसली रन होती है। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है। तो हम देखते हैं कि जो पैरेलल प्रोसेस है उसमें हमने क्या देखा कि जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली रन होती है। और जो पैरेलल प्रोसेस है वो भी दो तरह की होती है, कोऑपरेटिव प्रोसेस होती है और इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर नथिंग कॉमन, कि जिन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। लेकिन कोऑपरेटिव प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो क्या करती है, जो कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करती है। और वो क्या शेयर करती है, या तो वो वेरिएबल शेयर करेगी, या फिर वो मेमोरी को शेयर करती है, या फिर वो कोई कोड शेयर करेगी, या फिर वो कोई क्या करती है, रिसोर्स को शेयर करती है। रिसोर्स बोले तो जैसे CPU हो गया, कोई हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर में जैसे कि मान लो प्रिंटर हो गया, कुछ ना कुछ ये रिसोर्सेज को क्या करती है, शेयर करती है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव प्रोसेस होती है ना, उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है ना दूसरी प्रोसेस पर इम्पैक्ट डालता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है ना उसमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में। तो जो एक प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन होगा ना वो दूसरी प्रोसेस पे इम्पैक्ट नहीं डालता है, यानी कि एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करती है। तो क्या देखा हमने कि अगर कोऑपरेटिव प्रोसेस को ठीक तरह से सिंक्रोनाइज नहीं किया जाए ना तो ये कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव प्रोसेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए कॉन्सेप्ट किसका आया, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि भाई कोऑपरेटिव प्रोसेस है उनमें कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन रहेगी, तो एक प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है दूसरे प्रोसेस को इम्पैक्ट करेगा। तो इसके कारण क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है उस, तो इस प्रॉब्लम के लिए ही क्या हुआ, तो ये क्या यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसीलिए क्या हुआ, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो अगर ये जो कोऑपरेटिव प्रोसेस है अगर इनको ठीक तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं किया जाए ना तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम होती क्या है, इस प्रॉब्लम को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे दो प्रोसेस है, P1 और P2 दो प्रोसेस है। और यहाँ पर एक काउंट नाम का इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5। जो P1 प्रोसेस है उसमें क्या है जो काउंट की वैल्यू x के अंदर आई और यहाँ पे x को इंक्रीमेंट कर रहा है। और प्रोसेस P2 क्या कर रही है, काउंट की वैल्यू y के अंदर आई और y को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है और P2 प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, सबसे पहले जो CPU है ना, CPU को P1 प्रोसेस मिली। तो क्या होगा, यहाँ पे जो काउंट के अंदर वैल्यू है 5 वो किसके अंदर आ गई, x के अंदर आ गई। ठीक है, अभी x के अंदर कौन कितनी वैल्यू आ गई, 5। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर x प्लस प्लस, यानी कि x के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, अब x की वैल्यू आ गई 6। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्लीप 1। स्लीप 1 का मतलब यहाँ पर है कि पॉज होना, जो रनिंग प्रोसेस है ना उसको 1 सेकेंड का पॉज हुआ। तो जैसे ही पॉज होगा तो CPU आइडल नहीं रहेगा, तो CPU देखेगा क्या उसके पास में और कोई प्रोसेस है जो कि रन होना चाहती है। तो यहाँ पे एक P2 प्रोसेस भी रखी हुई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो CPU है कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा कौन सी प्रोसेस के ऊपर, प्रोसेस P2 के ऊपर। और यहाँ पे क्या होगा, जो काउंट वेरिएबल में जो वैल्यू है वो किसके अंदर आ गई, y के अंदर। तो y के अंदर क्या आया, 5 आया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, y माइनस माइनस, तो y के अंदर जो 5 वैल्यू उसमें माइनस करेंगे तो कितना आया, 4 आया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्लीप 1। यहाँ पे भी क्या हुआ, जो P2 प्रोसेस है 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाएगी। फिर पॉज होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो 1 सेकंड का पॉज था वो कंप्लीट हो गया। तो अब क्या होगा, जो CPU है वो
नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है P1 प्रोसेस का वहाँ से एग्जीक्यूट होगा। और ना CPU को पता कैसे चलेगा कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा? इस प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से पता चलेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन के बाद में जो CPU है कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर के दोबारा से P1 प्रोसेस के पास में आएगा और क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है। यहाँ पे क्या हुआ, 6 वैल्यू प्रिंट हो गई और ये जो प्रोसेस P है ना, ये P1 है ना, ये टर्मिनेट हो जाएगी। और जो अब क्या करेगा CPU, जो सेकंड प्रोसेस है ना उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से जो CPU है कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास में जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में कैसे पता चलेगा CPU को, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू पता चलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 4 है। तो पहले जो काउंट है, काउंट की वैल्यू क्या थी, 5 थी। उसके बाद में कितनी हुई, 6, और उसके बाद में कितनी हुई, 4 वैल्यू हुई। तो देखो वैसे देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे काउंट की 4 आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या था, काउंट की वैल्यू 5 थी। एक प्रोसेस ने क्या किया, काउंट के अंदर 1 का इंक्रीमेंट किया, ठीक है। तो 5 की वैल्यू को 6 होना चाहिए था। उसके बाद में प्रोसेस सेकंड ने क्या किया, काउंट की वैल्यू में 1 माइनस कर दिया। तो आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर 5 आना चाहिए था। लेकिन ये आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रोसेस तो कोऑपरेटिव प्रोसेस है लेकिन ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि रॉन्ग आंसर आ रहा है, आंसर आना चाहिए था 5 और आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये क्या है, रॉन्ग आंसर है। ये जो रॉन्ग आंसर आया ना, इसे क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन बोला जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर हम P2 प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करते, उसके बाद में P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता, 6 आता। आंसर क्या आना चाहिए था, 5। तो अगेन रॉन्ग आंसर आता। तो ये जो रॉन्ग आंसर आना है ना, इसी को रेस कंडीशन बोला जाता है। यानी कि P1 और P2 प्रोसेस क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं कि हमारा आंसर पहले आए। तो जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है ना प्रोसेस P1 और P2 का, वो आंसर में चेंज लेकर के आता है। इसे ही रेस कंडीशन बोला जाता है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो ये जो डेटा है, डेटा की क्या है, यहां पर क्या हुई, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। जो इनकंसिस्टेंसी डेटा ऑफ डेटा है ना, वो अकर हो रही है। क्यों अकर हो रही है, क्योंकि ये जो रिसोर्स है ना, ये काउंट, ये जो वेरिएबल है, ये काउंट वेरिएबल क्या कर रहे हैं, P1 और P2 प्रोसेस क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इस शेयरिंग के कारण ना ये इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा अकर हुई, यानी कि हम बोल सकते हैं रेस कंडीशन अकर हुई। इसीलिए हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की नीड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो हमारी रेस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जब एक से ज़्यादा प्रोसेस सेम कोड को रन कर रही है ना, तो क्या है, वहाँ पर रॉन्ग रिजल्ट आने की, यानी कि इनकरेक्ट रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो ये जो कंडीशन है ना कि रॉन्ग रिजल्ट हमको मिल रहा है, जो रिजल्ट है इनकरेक्ट है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन बोला जाता है। और ये जो आंसर किस पे डिपेंड करता है, एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस है ना, कि कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है।